हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज से इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 का जो आपका विज्ञान सब्जेक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो आपका विज्ञान विषय है उसके पार्ट के बारे में हम लोग उसके टॉपिक जो दिया गया उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो इसके जो प्रश्न अभ्यास बनते हैं उसको हम अलग अलग पार्ट में देखेंगे। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो में जो विज्ञान का आपका सब्जेक्ट होगा अलग अलग पार्ट के 2 या 3 पार्ट हो सकते हैं, और जो आपका लास्ट पार्ट होगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे इसके प्रश्न अभ्यास को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं हमें विज्ञान जो हमारे सब्जेक्ट विज्ञान है कक्षा 6 का, उसमें क्या क्या हमें सिलेबस में पढ़ना है। सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। यहाँ पे आपका जो ये बुक है ये कहीं ना कहीं जो आपका सरकारी बुक है जो मिलता है वही है, आपका PDF फॉर्म में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आओ समझे विज्ञान कक्षा 6 निःशुल्क वितरण हेतु। इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा विज्ञान का पाठ्यक्रम है हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला चैप्टर इससे आपके है दैनिक जीवन में विज्ञान। जो पहला चैप्टर है उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कई टॉपिक्स हैं, जैसे दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में घरेलू यातायात, चिकित्सा, कृषि, संचार, मनोरंजन, कंप्यूटर, इंटरनेट, फैक्स, एजुसेट, ईमेल, विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं, भारतीय एवं अन्य वैज्ञानिकों का योगदान। जो पहला आपका चैप्टर है इसके अंतर्गत इतने टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। इसी प्रकार आपका सिलेबस में अगला चैप्टर है पास पड़ोस की वस्तुएं। इसके अंतर्गत ये सब टॉपिक्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, आप इसको देख सकते हैं। तीसरा चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण। चौथा चैप्टर आपका है मापन। पांचवा चैप्टर है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। छठा चैप्टर है गति, बल और यंत्र। सातवां चैप्टर आपका है जीव जगत। आठवां चैप्टर है जीवों की रचना तथा क्रियाएं। नौवां चैप्टर है आपका वायु। 10वां चैप्टर है जल। 11वां चैप्टर है ऊर्जा। 12वां चैप्टर है कंप्यूटर। तो यहीं पर आपका जो लास्ट चैप्टर है वो कंप्यूटर है। यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है एवं उसके गुण क्या हैं, कंप्यूटर सिस्टम के कितने अंग होते हैं, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी होती है, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के प्रकार, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर एवं उनके भाग, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप, पर्सनल कंप्यूटर के भाग एवं क्रियाएँ, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, सिस्टम यूनिट के भाग, CPU, मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD, कॉम्पैक्ट CD को हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, मोडेम, कंप्यूटर शब्दावली, CPU, CU, ALU, रैम, रोम, इस सब के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। और कहीं ना कहीं आज का जो ज़माना है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी का समय चल रहा है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना अति आवश्यक है। तो ये जो आपका 12वां चैप्टर है कंप्यूटर वेरी महत्वपूर्ण है आपके दैनिक जीवन के लिए। कहीं ना कहीं आप अपना इसका इस्तेमाल भी करते रहते हैं। तो हम सभी यहाँ पे जितने भी सिलेबस दिखाए गए हैं सबको हम कंप्लीट करेंगे। प्रश्न यानी कि पाठ को भी पढ़ेंगे, उसके बाद उसके प्रश्न अभ्यास को भी कराएंगे। तो सबसे पहला आपका जो पार्ट बनेगा वो कहीं ना कहीं आपके जो पार्ट होगा उससे रिलेटेड होगा, उसके टॉपिक से रिलेटेड होगा। उसके बाद जो अगला पार्ट इसका बनेगा उसमें हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास होंगे उसको करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर पहले की। आपने विषय सूची देख ही लिया है, इसको नोट करना है। विषय सूची वो नोट कर सकता है, आपके पास बुक भी होगा उसमें लिखा होगा, तो वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। एक यहाँ पे कोटेशन लिखा हुआ है, विज्ञान ज्ञान की दिव्य दृष्टि जो सदा परखती सकल सृष्टि, हम सब मिल ऐसा करे यत्न
दानवता की ना पड़े कुदृष्टि, मानवता वर्धित पुष्पित हो, हर अधरों पर मुस्कान खिले, विज्ञान हरे सबकी पीड़ा, वसुधा को नव वरदान मिले। बहुत ही बेहतरीन कोटेशन था। इसका मतलब आप लोग देख लेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 इकाई 1, दैनिक जीवन में विज्ञान। इसके बारे में हम लोग दैनिक जीवन में विज्ञान की जो भूमिका है उसके बारे में देखेंगे। अगली टॉपिक है विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं क्या क्या हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारतीय और अन्य वैज्ञानिकों का योगदान। इन 3 टॉपिक के बारे में, दो हमारे 3 टॉपिक है जो महत्वपूर्ण टॉपिक, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। जिज्ञासा ही मनुष्य की जननी है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है, जिज्ञासा ही मनुष्य की जननी है। मनुष्य को सदैव हुए प्राकृतिक रहस्यों की जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा रही है। इस प्रकार विज्ञान हमें अपने चारों ओर की वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में नए ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। विज्ञान ने हमारे वर्तमान ज्ञान और साधनों में सुधार किया। आइए यहाँ आज एक जिज्ञासु बालिका साधना द्वारा उठाए गए प्रश्नों और जिज्ञासाओं को समझने का प्रयास करें। साधना कभी अपनी माँ से पूछती, चिड़िया उड़ती कैसे है। कभी कहती, जब मैं पत्थर फेंकती हूँ तो वह क्यों नहीं उड़ता, ज़मीन पर क्यों गिर जाता है। अन्य चीज़ें भी ऊपर से छोड़ने के बाद वह ज़मीन पर क्यों गिर जाती हैं। प्रेशर कुकर में दाल क्यों जल्दी पक जाती है। जन्मदिन के केक पर लगी मोमबत्ती एक फूंक मारने पर ही बुझ जाती है। लेकिन उसकी माँ इन सवालों का जवाब ना दे पाती। कभी साधना चंद्रमा को देखकर ढेर सारे सवाल पूछने लगती। माँ साधना के सवालों के जवाब देना तो चाहती थी, लेकिन उसे उनके जवाब पता नहीं थे। माँ ने साधना से कहा, मैं इन सवालों के ठीक ठीक जवाब नहीं जानती, तुम अपनी शिक्षिका से पूछ लेना। दूसरे दिन साधना उत्सुकता के साथ पाठशाला पहुंची और उसने जो सवाल माँ से पूछे थे वही शिक्षिका से भी पूछ लिए। शिक्षिका ने उसे समझाते हुए कहा, ये सवाल जो तुमने पूछे हैं हमारे आसपास की दुनिया से संबंधित हैं। मनुष्य में हर चीज़ को जानने समझने की एक उत्सुकता होती है, इसी कारण ये सवाल हमारे मन में उठते हैं। वास्तव में विज्ञान की शुरुआत इसी उत्सुकता से हुई है। यह उत्सुकता देखने, छूने, सूंघने, स्वाद चखने या सुनने के कारण उत्पन्न होती है। उत्सुकता के कारण हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। विज्ञान इन सवालों का उत्तर देने की कोशिश करता है। साधना ने कहा, ठीक है, लेकिन विज्ञान कैसे इन सवालों के उत्तर देता है। उसने फिर से प्रश्न किया। शिक्षिका बोली, यह समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि वैज्ञानिक किस तरह कार्य करते हैं। जिस समस्या का हल खोजना होता है सबसे पहले उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं और उससे संबंधित तमाम जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, और जो भी सवाल उठते हैं उनके उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं, परिकल्पना करते हैं। परिकल्पना का अर्थ है किसी घटना के कारण को बताने के लिए पहले से विचार करना या कल्पना करना। इस तरह किसी सिद्धांत की रचना की जाती है। इसकी पुष्टि के लिए अधिक से अधिक प्रयोग करने पड़ते हैं ताकि सही निष्कर्ष पर पहुंचकर समस्या का हल खोजा जा सके। शिक्षिका ने बताया, जैसे साधना का सवाल है कि चीज़ें हमेशा ज़मीन पर क्यों गिरती हैं। आप रोज़ देखते हैं कि अगर आप कोई चीज़ हवा में उछालते या फेंकते हैं तो वह ज़मीन पर गिर जाती है। क्या ऐसा हर जगह और हर चीज़ के साथ होता है? यह जानने के लिए आपको कई तरह की चीज़ों के साथ विभिन्न स्थानों पर प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करें तो पाएंगे कि हर तरह की चीज़ें, फूल, पत्थर, सिक्के, कपड़े, कागज़, चाहे जहाँ से गिराएं वापस ज़मीन पर गिर जाते हैं। 350 वर्ष पहले
एक वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। इस जानकारी की खोज जिस वैज्ञानिक ने दी थी उसका नाम है सर आइजैक न्यूटन। शिक्षिका बोली, ज़्यादातर प्रश्न सरल ही होते हैं, लेकिन उनके उत्तर या सिद्धांत पाना अक्सर कठिन होता है। चिड़िया अपनी विशेष आकृति यानी आगे से नुकीली और पंख के कारण हवा को चीरते हुए उड़ती है। आगे की कक्षाओं में जब आप ऊष्मा और वायु दाब के बारे में पढ़ेंगे तो मोमबत्ती फूंकने पर बुझ क्यों जाती है या प्रेशर कुकर में दाल जल्दी क्यों पक जाती है का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। साधना को अब कुछ समझ में आने लगा था, लेकिन वह विज्ञान के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। उसने पूछा, विज्ञान ने हमारे जीवन के लिए क्या किया? तो विज्ञान की दैनिक जीवन हेतु देन। विज्ञान ने हमें दैनिक जीवन में क्या क्या चीज़ दिया उसके बारे में देखेंगे। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की वजह से अनेक परिवर्तन आए, जैसे चित्र 1.2 में हम देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेलीविज़न, क्योंकि ये विज्ञान की देन है। आपका यहाँ पे गैस बनाने के लिए एक चूल्हा है, गैस सिलेंडर है, एलपीजी गैस है, इसकी खोज न कहीं इसका प्रयोग किया गया। आपके जो उपग्रह है, एंटीना है, कार है, आपका बल्ब है, कहीं ना कहीं ये विज्ञान की देन है। रेलगाड़ी है, हवाई जहाज़, वायुयान, बस, ट्रैक्टर, पंखा, ये सब कहीं ना कहीं विज्ञान की ही देन है। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की वजह से अनेक परिवर्तन आए। चित्र 1.2 में दिए गए साधन किन कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, ध्यान से देखिए। कृषि कार्य शीघ्र हो इसके लिए ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्र जैसे थ्रेशर मशीन, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर आदि विज्ञान की देन है। घर बैठे देश विदेश की जानकारी व मनोरंजन का सुलभ साधन टेलीविज़न घर घर में पाया जाता है। गैसीय ईंधन द्वारा शीघ्र खाना पक जाता है, इससे समय, श्रम, प्रदूषण से भी बचा जाता है। यातायात के विभिन्न साधन रेलगाड़ी, कार, बस तथा वायुयान हैं, जिनके द्वारा कुछ ही घंटों में लंबी यात्रा तय की जा सकती है। विज्ञान की खोजों के फलस्वरूप ही कृषि यंत्रों, यातायात एवं संचार के साधनों तथा अन्य अनेक प्रकार के साधनों एवं सामग्री का विकास संभव हो पाया। विज्ञान ने हमारी बहुत सी समस्याएं जो भोजन, स्वास्थ्य और यातायात से जुड़ी हैं को सुलझाने में सहायता की। पंप तथा नहरें सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराती हैं। आज उत्तम बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में तथा शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने अभूतपूर्व योगदान दिया। समाचार पत्रों और रेडियो द्वारा हमें देश विदेश में हो रही घटनाओं की जानकारी मिलती है। क्रिकेट मैच और देश विदेश में होने वाले विभिन्न समारोहों का आंखों देखा हाल हम टेलीविज़न पर हर समय देख सकते हैं। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन द्वारा हम दूर स्थित किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। यह सभी विकास विज्ञान द्वारा ही संभव हो पाए हैं। मनुष्य ज़्यादा ही अधिक ज्ञान प्राप्त करने और उसका सही रूप से में अनुप्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। आप भी बहुत सी नई खोजों के बारे में जानने को इच्छुक होंगे। क्या आपके मन में भी ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं? बहुत सही। मन में इस प्रकार की जिज्ञासाओं का उठना स्वाभाविक है। प्रश्न और जिज्ञासाओं के समाधान से ही विज्ञान का जन्म होता है और इन्हीं का निदान वैज्ञानिक की देन है। आइए देखते हैं वैज्ञानिक जिज्ञासाओं का समाधान किस प्रकार करते हैं। एक वैज्ञानिक यहाँ पे और दिए गए हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने E=mc² की खोज की थी। वेरी इंपॉर्टेंट खोज ये था इनकी खोज, इनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो वैज्ञानिक पहले किसी समस्या पर विचार करते हैं, फिर उसे संभावित कारण का अनुमान लगाते हैं, फिर प्रयोगशाला में प्रयोग, अवलोकन व प्रेक्षण करते हैं। उसके बाद जांच विश्लेषण द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं, फिर उसमें समाज को
लाभान्वित करते हैं। अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र में वैज्ञानिक चरण का अवलोकन करें एवं समझने का प्रयास करें। अगले पृष्ठ में जब देखेंगे हम लोग वहाँ पे एक अवलोकन करना है, कोई एक चित्र है उसके बारे में और समझने के प्रयास करेंगे किस प्रकार से क्या चेंजेस होते हैं उनका हमें अवलोकन करना है। पहला यहाँ पे क्रियाकलाप 1.1, आप अपने चारों ओर की वस्तु का अवलोकन करते हुए उन 10 वस्तुओं की सूची बनाएं जो आपको प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं तथा जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाया गया है। तो कम से कम आपको 10 वस्तुएं करनी है। यहाँ पे 6 दिए हैं, आप अपने कॉलम में 4 और बढ़ाएंगे, टोटल कितने हो जाने चाहिए 10। तो जैसे प्राकृतिक चीज़ें क्या है, जैसे पत्थर का टुकड़ा हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जल है, वायु है, पहाड़ है, पर्वत है, आपके पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये सब कौन बनाया है, इसको प्राकृतिक वस्तुएं हैं। जबकि मानव निर्मित वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे पत्थर की मूर्ति, मेज, कुर्सी, पंखा, कार, वायुयान, रेलगाड़ी, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें से आपको 10 ही नाम लिखने हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। प्रश्न अगला है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया है कुछ चित्र में कुछ वैज्ञानिक विधियाँ हैं, चरण है, उसके बारे में हमें अवलोकन करना है। जैसे कि इसमें पहले चित्र में आपको देख रहे होंगे, एक लड़की है, 2 लड़की यहाँ पे एक पत्थर को फेंक रही हैं पानी में और देखेंगे क्या होता है। कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं, उसको पानी में फेंकने के बाद क्या होता है उसके बारे में वो जिज्ञासा पहले मन में आएगी। तो इसमें वैज्ञानिक कितने चरण होते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं, जैसे कि जिज्ञासा हुआ, प्रश्न करना, परिकल्पना करना, परीक्षण किया, उसके बाद निरीक्षण किया। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बारे में इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिट्टी की गोली नहीं तैरती है, इसको मिट्टी का जो गोली था आपने देखा कहीं ना कहीं चित्र नंबर 5 में, उसको जब डाला गया पानी वाले जार में तो कहीं ना कहीं डूब गई। आपने पहले चित्र में देखा एक पत्थर फेंका गया, वो कहीं ना कहीं पानी में जाकर के अंदर चला गया, डूब गई। लकड़ी का टुकड़ा जब फेंका गया तो कहीं ना कहीं वो तैर रही है। तो इन्हीं के बारे में आपको अवलोकन करना, आप इसको अपनी तरह प्रयोग भी कर सकते हैं अपने आसपास के जहाँ पे पानी हो, तालाब हो, उस पर इस प्रकार के पत्थर या लकड़ी देखकर डालकर देख सकते हैं कौन सी वस्तुएं तैर रही हैं, कौन सी वस्तुएं डूब गई हैं। तो यहाँ पे पूरे अपनी बुक में आप देख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा फिगर सही से नहीं दिख रहा है, कुछ चीज़ें उसको अपनी बुक में आप देख करके इसका अवलोकन कर सकते हैं और इसके बारे में आप प्रैक्टिकली नॉलेज ले सकते हैं, प्रैक्टिकली खुद आप अपने आप से कर सकते हैं इसको। यहाँ पे परिकल्पना, परीक्षण किया गया है। और छठा आपका अगर पॉइंट हो जाता है तो अवलोकन, विश्लेषण। 8वां पॉइंट है वर्गीकरण करना, कौन कौन सी चीज़ें मतलब कि डूब रही हैं, कि कौन सी नहीं डूब रही हैं, उसका हमें अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं विश्लेषण द्वारा। फिर हम पुनर्विचार कर सकते हैं कि क्या चीज़ें ऐसा क्यों डूब रही हैं, क्यों, क्या रीज़न होगा, उसके बारे में हम जान सकते हैं। उससे एक निष्कर्ष हमारा निकलेगा तो हम बता सकेंगे ये चीज़ें इनकी वजह से डूब रही हैं, या जो चीज़ें भारी हैं या स्थान कम गिरती हैं, या उनका जो घनत्व अधिक है, किससे पानी से अधिक है, या पानी आपने देखा बर्फ़ का टुकड़ा हो जाता है पिघल तो क्या करता है कि तैरता रहता है। इस प्रकार आप देखते हैं सुई की जो कीली होती है लोहे की, उसको डूब जाती है पानी में, जबकि लोहे से बना जो जहाज़ होता है नहीं डूबता है। तो कहीं ना कहीं उसके एरिया और क्या नाम है घनत्व पे डिपेंड करता है। तब इसके बारे में हम पूरा निष्कर्ष निकाल कर नए प्रयोग कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें इस फिगर में दिखाई गई हैं, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में पहले और अब किस तरह विज्ञान ने योगदान दिया, इसे तालिका 1.2 में अंकित किया गया है। इस तालिका के माध्यम से हम देखेंगे जो विज्ञान से पहले हम किस प्रकार से अपने काम को करते थे और विज्ञान की देन के बाद हमने उसको किस तरह से आसानी से उस काम को कर पाए। सबसे पहले यहाँ पे आप कॉलम बना लेंगे, कितने कॉलम बनाने हैं, एक क्रमांक का बनेगा, दूसरा क्षेत्र का, तीसरा कॉलम बनेगा पहले से प्रयोग आने वाले साधन, और चौथा कॉलम आपका बन जाएगा विज्ञान की देन। क्रमांक 1 में डालेंगे पॉइंट नंबर 1, इसमें देखेंगे भोजन, कौन सा क्षेत्र है भोजन के लिए। तो भोजन के लिए कहीं ना कहीं आप देखते हैं पहले हम लोग किसका प्रयोग करते थे, भोजन पकाने के लिए किस साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते थे पहले हम लोग मिट्टी का जो चूल्हा होता था, मिट्टी का पारंपरिक बर्तन, धातुओं से निर्मित बटलोई, जो कढ़ाई होती थी आदि, ये सब हम उसका पहले मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे और मिट्टी के चूल्हे का
प्रयोग किया जाता था। पर लेकिन अगर अब जो विज्ञान की देन के बाद हम बात देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे हम लोग जो खाना बनाने के लिए धुआं रहित चूल्हा, गैस चूल्हा, विद्युत ओवन, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर, स्टेनलेस स्टील के बर्तन का उपयोग करने लगे हैं। ये कब हुआ? जब विज्ञान आने के बाद, उनकी इस विज्ञान की ये सब देन है, जबकि उससे पहले हम सब इस सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। अगर हम देखें कृषि के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए विज्ञान के आने के बाद, खेत जोतने के लिए हम पहले किसका इस्तेमाल करते थे? खेत जोतने के लिए हम हल और बैल का इस्तेमाल करते थे। प्रेजेंट टाइम में हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो विज्ञान की देन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग ट्रैक्टर खेत जोतने के लिए। सिंचाई के लिए हम इस्तेमाल करते थे कुआं, रहट, ढेकुली, जबकि प्रेजेंट टाइम में हम लोग नहरें, ट्यूबवेल हो गया, समरसेबल आप देखते होंगे, इलेक्ट्रिक जो आपका पंप है उससे हम आप इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। उपज बढ़ाने के लिए हम सबसे प्रेजेंट टाइम वो उस समय क्या करते थे? उपज बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग पहले गोबर की खाद का उपयोग करते थे, लेकिन अब के समय में हम रासायनिक उर्वरक जैसे कि यूरिया आप डालते हैं, फास्फेट डालते हैं, पोटास होता है, उन्नतशील बीजों का उपयोग करते हैं, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं और कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा उपज अब हो रही है। हरित क्रांति के आ जाने पर हमें आशातीत वृद्धि हुई है खाद्यान्नों में। अगर हम बात करें यातायात के क्षेत्र में, तो यातायात के क्षेत्र में पहले के जो साधन प्रयोग किए जाते थे और जो विज्ञान की देन क्या क्या है, तो पहले के जो पहले प्रयोग में आने वाले साधन हैं बैलगाड़ी। पहले हम लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तांगा जिसको घोड़ा गाड़ी बोलते थे, ऊँट, घोड़ा गाड़ी, खच्चर आदि, ये सब क्या होते थे? हमारे पहले समय के संसाधन थे जिसके माध्यम से हम यातायात यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं साइकिल हो गया आपका, कार है, बस है, स्कूटर है, रेलगाड़ी है, पानी का जहाज है, वायुयान है। ये सब क्या है? विज्ञान की देन है। अगर हम बात करें मनोरंजन के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए, पहले हम लोग मनोरंजन का जो साधन था हमारे पास क्या था? नौटंकी था, नाटक था, बिरहा थी, कठपुतली का नृत्य था। ये सब हमारे उस पहले के समय के सब संसाधन थे मनोरंजन के। पर प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? ट्रांजिस्टर, टीवी, सिनेमा, सीडी, वीडियो गेम आदि जो है हमारे मनोरंजन के संसाधन हैं। अगर हम बात करें संचार के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, संचार के क्षेत्र में देखेंगे तो संदेश वाहक, कोई संदेश वाहक होता था, कोई एक आदमी दूसरे मतलब के स्थान पे जाता था, जिसे हम बोलते हैं दूत होता था, तो अपनी वहाँ के संदेश को पढ़ कर सुनाता था, या हम डाक द्वारा पहले संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप लोग देख रहे होंगे टेलीफोन है, मोबाइल है, फैक्स कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं कंप्यूटर द्वारा, और क्या करते हैं? टेलीग्राम भेज देते हैं, इंटरनेट, ये सब हमारे क्या हैं? संचार के साधन हैं। चिकित्सक के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए? अगर हम रोग की जांच की बात करते हैं तो पहले हम रोग की जांच किस प्रकार करते थे? पहले लोग रोग की जो जांच करते थे नाड़ी देख करके अनुमान द्वारा, या तो हम नाड़ी देखते थे और ये अनुमान लगा करके ये बीमारी उनको हो सकती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम अगर रोग की जांच करनी होती है तो कई टेस्ट कराते हैं, जैसे कि मल मूत्र तथा खून का परीक्षण करते हैं, एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, एंडोस्कोपी कराते हैं। तो ये जब संसाधन हैं जो प्रेजेंट टाइम में रोगों की जांच के हेतु उपयोग किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे उपचार हेतु दवाएं। अब हमें जो उपचार होंगी प्रेजेंट टाइम में, हम किसी कोई बीमारी होती थी तो उसके लिए हम कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करते थे? तो पुराने ज़माने में हम लोग देखते थे जड़ी बूटी तथा झाड़ फूँक द्वारा ही घरेलू उपचार होते थे। लेकिन आज के समय में एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक दवाओं एवं शल्य क्रिया द्वारा हम लोग आज के समय में उपचार करवाते हैं। पॉइंट नंबर 7 है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में पहले क्या क्या परिवर्तन हुए थे, आज के समय में क्या परिवर्तन हुए हैं, यानी वैज्ञानिक युग में क्या परिवर्तन हुए हैं, विज्ञान की क्या देन है शिक्षा के क्षेत्र में। तो पहले जो हम इस्तेमाल करते थे शिक्षा, विद्यालय या कॉलेजों में शिक्षा द्वारा पारंपरिक ढंग से अध्ययन करते थे। लेकिन आज के समय में हम लोग देखते हैं ओवरहेड प्रोजेक्ट,
कंप्यूटर तथा इंटरनेट द्वारा दूरस्थ क्षेत्र में स्थित छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग्य शिक्षक द्वारा गुणवत्ता परक शिक्षा एजुसेट नामक शैक्षणिक उपग्रह, इन सब का इस्तेमाल करके हम आजकल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से भी शिक्षा आप ले रहे हैं। आप बैठे बैठे घर में ही इस सब के बारे में जानकारी ले पा रहे हैं। और उससे पहले आप कभी देखे नहीं होंगे कि इसको हम, जो ये आपका बुक है उसको हम मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिकों की देन है कि आप इसको अपनी मोबाइल के सामने अपनी बुक को पढ़ रहे हैं। अगला है, लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8 है, अंतरिक्ष खोज। तो अंतरिक्ष खोज पहले कैसा, पहले इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में चंद्रयान-1 का सफल परीक्षण किया गया। अभी जल्दी में चंद्रयान-2 भेजा गया था, लेकिन वो असफल रहा। बस थोड़ी दूरी पे जाकर के जो आपका ब्रह्म और प्रज्ञान था वो, तो उसका जो कनेक्शन था वो टूट गया था, इसकी वजह से यह असफल रहा। लेकिन बहुत पास पहुंचा था। अभी भी जो विक्रम है, लैंडर है और रोवर है जो उसमें से, वो अभी भी कक्षा में घूम रहा है। वो कम से कम अभी एक सुनने में आया था 1 साल तक चलेगा। लेकिन जो उसका जो लैंडर था, जो लैंड करने वाला था, उसका स्पीड ज़्यादा था, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, तो कहीं कहीं चंद्रमा पर जाकर के टूट के गिर गया है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो अब शायद चंद्रयान-3 की बात चल रही है। कहीं ना कहीं आपको 2022 तक या 2022 या 23 के आपके आसपास देखेंगे चंद्रयान-3 का, या 2021 के अंत तक भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण भी किया जाए। ये सब